नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की इस हिस्ट्री के सेशन में हम बात करने वाले हैं गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था बंगाल के गवर्नर और जनरल के बारे में, और आज की जो वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल। ये जो वीडियो है दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल ये वीडियो आपकी होने वाली है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे सेंटर का एग्ज़ाम हो, उसमें कहीं ना कहीं जो है यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न को जो है यहाँ से देखने को मिलते हैं अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे जेबीटी कमीशन है, टीजीटी आपका कमीशन है, टेट है, जेबीटी टेट है, और आपका जो है प्रशासन से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे आपका राजस्व विभाग यानी पटवारी है, पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है, सब इंस्पेक्टर है, या फिर अलाइड सर्विसेज है, या एचएस है, और तमाम जो आपकी परीक्षाएं एनटी है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी परीक्षाएं होती है दोस्तों, यहाँ से कहीं ना कहीं जो आपके क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलते हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री के सेक्शन से जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इसी कारण से एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इससे पहले हमने बात की थी बंगाल के गवर्नर और जनरल के बारे में, और बंगाल के गवर्नर और जनरल के बाद हमने देखा कि जो बंगाल का अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, और इसे 1833 के अधिनियम के तहत, इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1833 के अधिनियम के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। यह हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे इसके बारे में। हालांकि अगर बंगाल के गवर्नर और जनरल के बारे में आप डिटेल से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के हिस्ट्री के सेक्शन को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बंगाल के गवर्नर और जनरल की तमाम जो जानकारी है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि आपका लॉर्ड विलियम जो बेंटिक था, इसके दो टाइम पीरियड थे। ये 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था, और 1835 तक ये आपका जो है गवर्नर जनरल, 1835 तक जो है ये आपका जो है इस तरीके से अलग अलग पदों पर रहा। तो इसका जो टाइम पीरियड था 1828 से लेके 1835 तक था, परंतु इसके टाइम पीरियड को हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान रखना कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो कब से कब तक रहा था दोस्तों? 1828 से लेके 33 तक। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल इस रूप में रहा था 1828 से लेकर 1833 तक। और इस तरीके से ये जो बंगाल का भारत का पहला जो गवर्नर जनरल बना था वो बना था 1833 से लेकर 1835 तक। यानी जो इसके दो टाइम पीरियड है, एक था बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में, और दूसरा था भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में। ठीक है। और ये जो पद है गवर्नर जनरल का, बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद है दोस्तों, ये किस एक अधिनियम के तहत बदला गया था? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है। और इस पद पर सुसज्जित होने वाला जो व्यक्ति था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी तरीके से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है। इसके टाइम पीरियड में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो 1829 में इसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना अगर हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था ये एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था इसने 1833 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना बात। ठीक है। और लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर इसने आपका जो है 1835 में भारत में शिक्षा का जो माध्यम है वो आपका इंग्लिश बनाया था। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखें। और 1830 में इसने कर्नल सलीमेन को नियुक्त करके भारत में ठगी प्रथा और कन्या बलि प्रथा या फिर बालिका हत्या जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया। तो ये महत्वपूर्ण जो कार्य है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने टाइम पीरियड में किया था। तो ये हमने बात करी लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। ठीक है। तो इसी के साथ अगर आगे बात करें 1835 से लेके अगला जो गवर्नर जनरल आया भारत का वो कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था दोस्तों?
चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना, ये 1835 से लेके 1836 यानी 1 साल के लिए भारत का गवर्नर जनरल के रूप में बनता है। इसके टाइम पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, इसे जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये जी इन्हीं आपका जो इंडियन प्रेस है, समाचार पत्र था, मैगजीन, आपका जो मैगजीन जो था, या फिर विभिन्न प्रकार की जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया था ब्रिटिश सरकार ने। किसी प्रकार का कोई न्यूज़पेपर नहीं आपका जो है पब्लिश किया जा सकता था, कोई मैगजीन वगैरह आपकी जो है पब्लिश नहीं कर सकते थे हम यहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों से प्रतिबंध हटाने वाला जो शासक था, इन सभी चीज़ों से या फिर मीडिया से या प्रेस को जो जिसने क्या किया था, बहाल किया था, वो था दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसीलिए इसको कईयों बार एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे भारत में प्रेस मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। तो कौन था दोस्तों? चार्ल्स मेटकॉफ। टाइम पीरियड 35 से लेकर 36 तक। इसके बाद 36 से 42 तक अगला जो गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड ऑकलैंड। कौन आता है दोस्तों? लॉर्ड ऑकलैंड आता है, जिसका टाइम पीरियड क्या था? 1836 से लेके 1842 तक। 1836 से लेके 1842 तक इसका कार्यकाल रहता है। तो अगर हम लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में बात करें तो इसके टाइम पीरियड में होने वाली महत्वपूर्ण घटना फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध। फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था? 39 से लेके 42 तक। 1839 से लेके 1842 तक जो है इसके टाइम पीरियड की ये महत्वपूर्ण घटना थी। और इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण काम इसके टाइम पीरियड में हुआ, 1839 में जीटी रोड की इसने मुरम्मत करवाई थी। यानी जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, शेरशाह सूरी जो मार्ग है, जो आपका कलकत्ता से लेके लाहौर कराची तक जाता था दोस्तों, अब तो ये केवल पंजाब तक ही स्थित है। आपका पंजाब सिंध प्रांत तक ही आपका जो है अमृतसर सिंध आपके जो है प्रांत तक ही आपका जो है रह गया है। परंतु ये आगे जो शेरशाह सूरी के द्वारा इसकी जब निर्माण कराया गया था, या फिर शेरशाह सूरी के द्वारा, जो सूरी वंश का शासक था शेरशाह सूरी मुगल काल के दौरान में, तो उसने इस जीटी रोड का निर्माण करवाया था। तब इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग था, और इसका जो नाम है वो जीटी रोड आपका जो है रख दिया था बाद में। और इसी जीटी रोड की जो रिनोवेट करवाया था, इस जीटी रोड को किसने करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में बात करी? लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में, ठीक है। इसी के साथ लॉर्ड एलिनबरो की अगर बात करें तो लॉर्ड एलिनबरो जो है इसके बाद अगला गवर्नर जनरल बनकर आता है भारत का 1842 से लेके 1844 तक। 1842 से लेके 1844 तक इसके टाइम पीरियड की महत्वपूर्ण घटना, 1842 में पहला एंग्लो अफगान युद्ध क्या होता है? समाप्त होता है, जो ऊपर शुरू हुआ था, जो इस डेट में आपका शुरू हुआ था 1839 से लेके 1842 तक ये शुरू हुआ था, और एलिनबरो के टाइम पीरियड में ये खत्म हुआ था। दूसरी बात, कईयों बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो 1843 में इसके टाइम पीरियड में जो सिंध प्रांत है आपका, उसे पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था, ठीक है। तो कईयों बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में कंप्लीटली कब शामिल किया गया? तो 1843 के अंदर, ठीक है। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एलिनबरो, ठीक है। इसके अलावा इसने दास प्रथा का उन्मूलन किया। दास प्रथा यानी जो आपका स्लैब जो सिस्टम है उसको इसने प्रतिबंध करने के लिए जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। तो दास प्रथा जो आपकी प्रचलित थी समाज में, उसको खत्म करने के लिए इसने महत्वपूर्ण आपका जो है कदम आपके जो है उठाए थे, ठीक है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें, इसके बाद का जो अगला गवर्नर जनरल आता है वो आता है लॉर्ड हार्डिंग। कौन आता है दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो 1844 से लेके 1848 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहता है। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड की अगर बात करें तो इसके टाइम पीरियड में होने वाला प्रमुख जो कार्य था, फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध 45 से लेके 46 तक। 1845 से लेके 46 तक, ठीक है। तो 1845 से 46 तक होने वाला प्रमुख जो आपका युद्ध था वो था फर्स्ट एंग्लो आपका सिख युद्ध, ठीक है। और इसके टाइम पीरियड में जो महत्वपूर्ण जो कुप्रथा थी वो थी नरवली प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया अपने शासन काल के अंदर, ठीक है। तो ये दो कार्य जो है महत्वपूर्ण कार्य इसके टाइम पीरियड में हुए थे, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में। फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध 1845 टू 1846 एंड नरवली प्रथा, ठीक है, या फिर मानव बलि प्रथा, ठीक है। तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि उस समय में दी जाती थी कई स्थानों पर, तो इसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया किसने? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। इसके बाद
जो अगला गवर्नर बनकर आता है, गवर्नर जनरल बनकर आता है भारत का, वो था लॉर्ड डलहौजी। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन आपका? लॉर्ड डलहौजी। कब से कब तक रहा? तो दोस्तों 1848 से लेकर 1856 तक। तो आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं लॉर्ड डलहौजी से लेकर के। ठीक है, तो अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो आपको पता ही होगा कि इसने जो हमारे हिमाचल प्रदेश का जो चंबा है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो डलहौजी शहर है, उसका निर्माण करने का जो श्रेय है किसको जाता है दोस्तों? वो जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। इसके टाइम पीरियड में दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या होती है? सेकंड एंग्लो सिख युद्ध। पहला एंग्लो सिख युद्ध किसके टाइम पीरियड में हुआ है? तो हुआ था हार्डिंग के टाइम पीरियड में 45 से लेकर 46 तक। और दूसरा जो एंग्लो सिख युद्ध हुआ था वो हुआ था किसके टाइम पीरियड में? डलहौजी के टाइम पीरियड में 1848 से लेकर 1849 तक। और इस सेकंड एंग्लो सिख युद्ध में सिख पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज इसमें विनर रहते हैं, और इसी कारण से पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन से एक युद्ध के पश्चात पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो 1848 से 49 तक सेकेंड एंग्लो युद्ध के बाद, जबकि सिंध को कब मिलाया गया था? 1843 को। ठीक है, इसी समय जब आपका पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो जगत प्रसिद्ध कोहिनूर का जो हीरा है वो महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया गया। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है कि जो कोहिनूर का हीरा, मयूर, सिंहासन, तख्त ए ताउस, ये जो सारी चीज़ें हैं शाहजहां के टाइम पीरियड की है, मुगल काल की थी। तो इसके बाद कोहिनूर के हीरे के बारे में बात करें तो पहले अहमद शाह अब्दाली आया, फिर नादिर शाह लेकर गया, फिर उसके बाद ये सिखों के पास पुनः वापस आया महाराजा रणजीत सिंह के पास। और उसके बाद रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य का जब पतन हो जाता है, तो सिख साम्राज्य के पतन के पश्चात 1849 में जब पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है तो कोहिनूर का जो हीरा है वो महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया जाता है इसी समय। ठीक है, और आज भी जो कोहिनूर का हीरा है वो आपका ब्रिटेन के अंदर आपका जो है सुरक्षित है। ठीक है, इसके अलावा इसके टाइम पीरियड में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सेकंड एंग्लो बर्मा युद्ध 1852 में। सेकंड एंग्लो बर्मा युद्ध, ठीक है, 1852 के अंदर, यानी जो आज म्यांमार है उसके संदर्भ में युद्ध लड़ा गया था 1852 में। ठीक है, और बर्मा इसके शासनकाल में ही, इस युद्ध में ही 1852 में बर्मा, म्यांमार आदि क्षेत्र को आपका जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी कि बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? सेकंड एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद। ठीक है, 1850 में इसने सिक्किम पर आपका जो है अधिकार करके सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए महत्वपूर्ण कोशिश करा, और 1850 में सिक्किम को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। देखिए दोस्तों, सिंध का विलय कब हुआ? 1843 में। पंजाब का विलय 1849 में सेकंड एंग्लो सिख युद्ध के बाद। ठीक है, और बर्मा का युद्ध कब हुआ? बर्मा का जो विलय है, म्यांमार का जो विलय है वो कब हुआ था? 1852 में, आपका सेकंड एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद। ठीक है, और जो आपका सिक्किम है वो 1850 में इसने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। इसके अलावा इसने 1852 में इनाम कमीशन के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत सारे क्षेत्र जो है आपके वो मिलाने शुरू कर दिए थे। इनाम कमीशन को लागू किया, इनाम कमीशन को लागू करके बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो आपके क्या कर दिए? ब्रिटिश साम्राज्य में लागू कर दिए। तो इनाम कमीशन का गठन कब किया था? 1852 में। अब ये इनाम कमीशन क्या था दोस्तों? क्योंकि प्राचीन काल से ही आपके चेर चोल पांड्य से ही प्रथा चली आ रही थी कि पहले जो भूमि दान जो की जाती थी, भूमि को दान में दिया जाता था, तो ऐसी भूमि ब्रिटिश काल में, ऐसी भूमि जिसका कोई रिकॉर्ड, लिखित रूप से रिकॉर्ड नहीं था, जिसकी किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री या फिर रिकॉर्ड नहीं होता था, जो इनाम या फिर आपका जो है दान में दी जाती थी भूमि, और जिसके पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता था, तो उन सभी तमाम ज़मीनों को डलहौजी ने क्या है, तमाम क्षेत्रों को उनको जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में इस आयोग के तहत जो है वो मिलाया था। ठीक है, तो इसी कारण से इसे इनाम कमीशन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो 1852 में जो इनाम कमीशन ने गठित करके बहुत सारे क्षेत्रों को आपका जो है डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। तो आपका जो लॉर्ड डलहौजी है इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो इसने 1848 में लैप्स या फिर व्यापंगत का सिद्धांत या हड़प की नीति भी से कहा जाता है, इसको लागू किया। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपका जो है लैप्स का सिद्धांत। तो लैप्स का सिद्धांत जो है, अब क्या था ये लैप्स का सिद्धांत? सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि लैप्स का सिद्धांत क्या था। कि इसके तहत ये जो पहली बात, तो ये जो आपका जो सिद्धांत है किसके ऊपर लागू होता था? आश्रित रियासतों पर। भारत में 3 प्रकार की रियासतें होती थी दोस्तों। एक होती थी मित्र रियासतें, फ्रेंडली, ठीक है, अंग्रेजों की मित्र रियासतें। दूसरी थी आश्रित रियासतें, ठीक है, डिपेंडेंट, जो आपके जो अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड थी।
और तीसरी आपकी जो थी वो थी फ्रीडम आपकी, या फ्री रियासतें या स्वतंत्र रियासतें, ठीक है। एक थी फ्रेंडली, दूसरी थी आश्रित और तीसरी थी मित्र रियासतें, ठीक है। अब इनमें से किस प्रकार की रियासतों के ऊपर ये लागू किया गया था? आपकी जो आश्रित रियासतें थी उनके ऊपर ये सिद्धांत जो है लागू किया गया था। इसके तहत क्या होता था कि कोई भी राजा यदि निसंतान मर जाता था या निसंतान किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसे उसके मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता था, ठीक है। और साथ में उस राजा को किसी भी प्रकार का दत्तक पुत्र या गोद लिए हुए पुत्र को उसका वंशज मानने से उसका वंशज जो है मानने से डलहौजी ने इनकार कर दिया था। ऐसा ही आपका जो है बहुत सारी रियासतों के साथ ऐसा हुआ जिनमें राजाओं की निसंतान मृत्यु हो गई, जिनके पास अपनी संतानें नहीं थी, तो उन्होंने पुत्र को गोद लिया जब, तो डलहौजी ने इस सिद्धांत के तहत उनके गोद लिए गए पुत्र को उनके उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और ऐसी स्थिति में उनकी सभी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इनमें देखते हैं कि रियासत इस लेफ्स के सिद्धांत के तहत कौन कौन सी रियासतें थी जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाएगी। तो लेफ्स के सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई जाने वाली पहली रियासत थी सतारा, ठीक है। कौन सी थी? सतारा, महाराष्ट्र की सतारा रियासत जो सन 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई गई, ठीक है। दूसरी थी दोस्तों जैतपुर को कब विलय किया गया था? 1849 में। तीसरी थी बगाठ, सोलन जो हमारा हिमाचल प्रदेश का सोलन है, सोलन की जो बगाठ रियासत है उसे भी 1850 में मिलाया गया था। उदयपुर सन 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और करौली 1855 में। तो इन सभी रियासतों को लेफ्स के सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई गई थी। इसमें अगर हम झांसी की बात करें दोस्तों, तो झांसी का जो महाराज था उसका नाम था गंगाधर राव। क्या नाम था? गंगाधर राव, जिसकी किसी प्रकार की कोई संतान नहीं थी और उनकी जो पत्नी का नाम था वो था मणिकर्णिका यानी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, वो उनकी पत्नी का नाम था। तो उनसे किसी प्रकार की कोई संतान नहीं थी, ठीक है। तो इसी कारण से गंगाधर राव ने अपना जो है एक दत्तक पुत्र है, अपना जो एक गोद लिया हुआ पुत्र जिसका नाम था दामोदर राव, ठीक है, तो दामोदर राव को गोद लिया। तो ऐसी स्थिति में डलहौजी ने लेफ्स के सिद्धांत के तहत उसे उसके उत्तराधिकारी को मानने से इनकार कर दिया और जैसे ही गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो इसी कारण से लेफ्स के सिद्धांत के तहत जब झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो इसी कारण से रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को प्राप्त करने के उद्देश्य से 1857 की क्रांति में भाग लिया, ठीक है। तो ये लेफ्स के सिद्धांत जो था ये आगे चल करके अंग्रेजों और राजाओं के बीच में विवाद का कारण बनता है और इन सभी रियासतों के राजाओं ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ठीक है। तो ये आगे जाके 1857 की क्रांति का मुख्य कारण भी बनता है लेफ्स का सिद्धांत, ठीक है। तो कौन सी रियासत को कब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था दोस्तों, तो यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई है, तो आपने इनको ध्यान रख लेना कि कब कौन सी मिलाई गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें लेफ्स के सिद्धांत से हट करके तो 1856 में अवध जो आपकी रियासत थी, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, ठीक है। जो अवध रियासत थी तो अवध का जो नवाब था तो अवध का नवाब के ऊपर जो है कुशासन का आरोप लगाया गया ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा कि भाई आपको शासन करना आप सही ढंग से शासन नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसको जो है अवध को जो है कुशासन का आरोप लगा करके इसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया और इसी के चलते आगे सन 1856 में आपका जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में संताल विद्रोह होता है, जो कहाँ पर संताल जनजाति कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। तो यह आपने ध्यान रख लेना। अभी जो वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये आपकी संथाल जनजाति से ही संबंधित है। कौन सी जनजाति से दोस्तों? संथाल जनजाति से। और पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये कौन सी जनजाति से है दोस्तों? ये आपकी संथाल जनजाति से ही है और ये मुख्यतः उड़ीसा में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये संथाल जो विद्रोह है वो 1856 में इसी जनजाति के द्वारा किया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड के अंदर। तो ये हमने बात करी लॉर्ड डलहौजी के बारे में। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में अन्य कार्यों की अगर बात करें तो 1856 में इसने कलकत्ता से तोपखाने को हटा करके मेरठ में स्थापित कर दिया, ठीक है। तोपखाने को क्या है, आपका जो शस्त्रागार है वो कलकत्ता से हटा स्थानांतरित करके मेरठ में स्थापित किया, ठीक है। और 1854 में आपका जो लॉर्ड डलहौजी है इसने शिक्षा संबंधी सुधार हेतु वुड डिस्पैच एक्ट को लागू कर दिया था। तो ध्यान रखना, वुड डिस्पैच एक्ट किससे रिलेटेड था? एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड था, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको लागू किया। तो कईयों बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों कि वुड डिस्पैच एक्ट का संबंध किससे था? तो शिक्षा के सुधार से संबंधित था जो 1854 में पारित किया गया था। इसके अलावा 1857 में इसने 3 प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, ठीक है। तीनों प्रेसिडेंसियों में एक जो है आपका वो विश्वविद्यालय स्थापित किया था, ठीक है। 1857 में इसने मद्रास,
कलकत्ता और बॉम्बे, इन प्रेसिडेंसियों में क्या है, एक एक जो विश्वविद्यालय ओपन करने का प्रावधान किया। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। ये नहीं आपका मद्रास विश्वविद्यालय को कब स्थापित किया गया, कलकत्ता विश्वविद्यालय को कब स्थापित किया गया, और बम्बई यानी बम्बई पर आपका जो है विश्वविद्यालय को कब स्थापित किया गया, 1857 के अंदर। इसके अलावा जो लॉर्ड डलहौजी था, इसने 1853 में भारत में पहली बार रेल का प्रचलन किया। तो पहली बार जो ट्रेन चलाई थी 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चलाने का जो श्रेय है वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। जो कुल कितनी चली थी दोस्तों, 34 किलोमीटर टोटल चली थी, बम्बई से लेके आपका जो है थाने तक। ठीक है, तो ध्यान रखना, मुंबई से थाने तक आपकी पहली ट्रेन चली थी और टोटल कितनी चली थी, 34 किलोमीटर। ठीक है, और प्रॉपर जो डेट है वो है 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रख लेना है। 16 अप्रैल 1853 को पहली जो ट्रेन है वो चलाई गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, तो पहली ट्रेन चलाने का जो श्रेय है किसको जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ठीक है, 1853 में। इसके अलावा जो लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट को लागू करा। ठीक है, न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट को लागू, हालांकि पोस्ट ऑफिस तो पहले भी था क्योंकि शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में डाक विभाग की स्थापना की गई थी, परंतु अंग्रेजों ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने इसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किया और खासकर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसी समय जो है डाक टिकट का प्रचलन भी किया गया था। ठीक है, इसी के द्वारा डाक टिकट यानी जो पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस में जो प्रत्येक जो हम डाक जो भेजते हैं उसके अंदर जो है वो डाक टिकट जो है वो प्रचलित किए। आज की डेट में भी डाक टिकट का प्रचलन है। तो ये डाक टिकट जो है सबसे पहले किसने प्रचलित किए थे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इसने लोक सेवा विभाग का गठन किया था और साथ में टेलीग्राफ सेवा यानी तार सेवा की शुरुआत करी थी, वो भी 1854 के अंदर। ठीक है, कब, 1854 के अंदर। तो ये आपने सारी बातें ध्यान रख लेनी है दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राफ सेवा यानी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। ठीक है, तो पहला जो तार भेजा गया था दोस्तों वो कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक भेजा गया था। पहला जो तार है वो कलकत्ता से डायमंड हार्बर भेजा गया था 1854 में। ठीक है, तार मतलब संदेश यानी आपका मैसेज। तो मैसेज भेजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में मैसेज भेजने के लिए उन्होंने टेलीग्राफ सेवा को, टेलीग्राफ सर्विस को शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने बात करी आपका जो है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के बाद अगला जो आपका गवर्नर जनरल आता है वो था लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों। कौन, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करें तो 1856 से लेकर 1858 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहता है। ये भारत का क्या रहता है, गवर्नर जनरल रहता है। ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान रख लें, 1856 से लेकर 1858 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। कौन दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। इसके टाइम पीरियड की अगर बात करें तो इसके टाइम पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिसका तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों, चर्बी वाले कारतूस। क्योंकि 1857 के बारे में, 1857 का जो विद्रोह है उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से और आपका जो है प्रॉपरली आपका जो है डीपली चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, उसके प्रमुख केंद्रों के बारे में और उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता के बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करें 1857 की क्रांति तो ये शुरू हुई थी दोस्तों, ये शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, मंगल पांडे, जिसने इसको 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से शुरू किया था। ठीक है, बैरकपुर जो है आपका, बैरकपुर की ये 34वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री के एक सैनिक थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो है इन्होंने इस विद्रोह को शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। और मंगल पांडे को कब फांसी हुई थी, 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई थी। ठीक है, और 1857 की क्रांति का ये पहले शहीद थे। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई थी, जो कौन से व्यक्ति थे जिनको जो शहीद हुए थे, कौन से क्रांतिकारी थे, तो वो थे मंगल पांडे, जिनको 8 अप्रैल 1857 को आपका जो है फांसी हुई थी। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। इन्होंने इस विद्रोह को कब शुरू किया था, 29 मार्च 1857 को। ध्यान रखें दोस्तों, मंगल पांडे ने इस विद्रोह को 29 मार्च 1857 को शुरू किया था, परंतु प्रॉपरली तरीके से जो ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से पूरी तरीके से ये शुरू हुआ था। तो अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, तो
अगर हम मंगल पांडे की शुरुआत करने की बात करें तो उन्होंने 29 मार्च को इसको शुरू किया था, परंतु प्रॉपरली तरीके से जो शुरू हुआ था वो 10 मई को शुरू हुआ था, ठीक है। और अगर ये युद्ध जो है उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि एक निश्चित की गई तारीख से पहले ही शुरू हो गया था। क्योंकि इस विद्रोह की जो तारीख जो निश्चित की गई थी वो 31 मई 1857 को निश्चित की गई थी। 31 मई 1857 को निश्चित किया गया था भारतीय रियासतों के राजाओं के द्वारा कि एक साथ ही अलग अलग केंद्रों में 31 मई को ही अलग अलग स्थानों पर क्या है एक ही दिन क्या है ये विद्रोह शुरू किया जाएगा। परंतु उससे पहले ही 29 मार्च को ही मंगल पांडे ने इस विद्रोह को शुरू कर दिया था। और जब तक अन्य केंद्रों में पता चलता है कि विद्रोह शुरू हो गया तब तक जो है आपका अंग्रेजों ने अलग अलग स्थानों पर बड़ी आसानी से इसको दमन कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका जो है इसी कारण से असफल भी रहा, ठीक है। इसको इसकी असफलता का कारण ये भी माना जाता है कि निश्चित समय से पहले ही ये विद्रोह शुरू हो गया था। और 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें तो इसके जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। कमल और रोटी जो है 1857 के विद्रोह का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। तो ये हमने बात करी 1857 के क्रांति के बारे में, जो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। और बीडी सावरकर पहले ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। हालांकि कईयों इतिहासकारों ने इसकी आलोचना भी की है दोस्तों कि जो 1857 की क्रांति है ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, क्योंकि उनका मानना है कि स्वतंत्रता संग्राम यदि ये होता तो इसमें जनसाधारण लोग और विभिन्न प्रकार सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल होते। किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग, सैनिक, राजा, इस प्रकार के लोग इसमें शामिल होते। परंतु उन आलोचकों का मानना है कि ये जो विद्रोह है ये एक स्वतंत्रता संग्राम नहीं बल्कि भारतीय राजाओं के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए या फिर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लड़ा गया था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी तो क्योंकि उनकी झांसी को विलय कर लिया गया था तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नाना साहब है तो उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बेगम हजरत महल थी तो अब आपका जो लखनऊ को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। परंतु दोस्तों बीडी सावरकर का मानना है कि भले ही उन्होंने इस चीज़ को देखकर क्या है ये विद्रोह में पार्टिसिपेट किया, परंतु इससे पहले उन्होंने ये पहला प्रयास था जब भारतीयों ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जो है आपका जो है अपनी आवाज़ को बुलंद किया। अगर ये 1857 की क्रांति ना होती तो शायद इसके बाद जो होने वाली जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हैं वो आपको देखने को नहीं मिलती। तो भारत में क्रांति की जो ज्वाला है वो यहीं से आपकी क्या है वो भड़क उठती है और इसके बाद जो क्रांतिकारी जो संगठन है उनके द्वारा अनेक प्रकार के जो है घटनाओं को यहाँ पे अंजाम दिया जाता है इसके बाद। तो ये सारी की सारी जो अलग अलग लोगों का अलग अलग इतिहासकारों का यहाँ अलग अलग मानना है। तो ये हमने बात करी किसके बारे में, मुख्यतः 1857 की क्रांति के बारे में। इसके अलावा 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में विधवा पुनर्विवाह एक्ट को पारित किया गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना, विडो रीमैरिज एक्ट जो है, विडो जो रीमैरिज जो एक्ट है वो लागू किया गया था 1856 के अंदर। तो विधवा पुनर्विवाह जो प्रथा है उसको लागू करने का जो श्रेय है वो भी लॉर्ड कैनिंग को जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1858 का अधिनियम एक्ट के तहत, जब इसके टाइम पीरियड में 1858 का अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो गया। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1858 के अधिनियम के तहत। और जबकि स्थापित कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? 1600 AD में, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1858 के अधिनियम के तहत उसे समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि ये अधिनियम क्यों बना था? क्योंकि जब लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1857 का विद्रोह हुआ तो दोस्तों इसमें अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ था। भले ही अंग्रेजों ने इसको दमन कर दिया था परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसमें उठाना पड़ा। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने क्या किया, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और डायरेक्टली भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का जो शासन है वो शुरू किया गया। यानी डायरेक्टली जो भारत में कानून व्यवस्था है या जो नियम जो प्रावधान है वो डायरेक्टली ब्रिटेन से चलाए जाने लग गए, ठीक है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा कानून व्यवस्था को अब डायरेक्टली रूप से जो है आपका जो है ब्रिटेन से शासन शुरू किया गया इस अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम के तहत 1858 के एक्ट के तहत जो है आपका इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके भारत में वायसराय का पद जो है वो स्थापित किया गया। तो इसी कारण से भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग और इसी को ही भारत का पहला गवर्नर जनरल से हटा करके पहला वायसराय बना। और ये पहले वायसराय के रूप में कब से कब तक रहे दोस्तों? 1858 से लेके 1862 तक, ठीक है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन था? वो भी कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी, यानी भारत में गवर्नर जनरल के जो पद को कब समाप्त किया गया था?
1858 के अधिनियम के तहत। और भारत में आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके जो ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है वो कब स्थापित किया गया था, वो भी इसी एक अधिनियम के तहत। तो ये हमने बात करी भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करने वाले भारत के जितने भी वायसराय हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, और लगभग भारत के वायसराय के साथ ही हम मॉडर्न हिस्ट्री को भी इसमें कंक्लूड करके चलेंगे। तो ये हमने बात करी भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर और आपके जो है जनरल के बारे में, प्लस आपके भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो है लिखकर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इसी के साथ जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।